सोनिया गांधी ग़ालिबन ये चाहती थी कि ये क्रेडिट राहुल गांधी को मिले, और तीसरा आपने बताया कि इफ्तिखार चौधरी की तहरीक शुरू होगी। इफ्तिखार चौधरी की तहरीक है क्या? ये इफ्तिखार चौधरी की जो तारीख़ है वो ये है कि तारीख़ ही अब जज करेगी कि जितना नुकसान उन्होंने पहुंचाया है, गर्क करके चले गए स्टील मिल, कितने अरब का नुकसान है, किसी जज से हिसाब तो नहीं लिया जा सकता ना। क्यों नहीं लिया जा सकता? नहीं, उनके घर तो नहीं बेचे जा सकते। क्यों नहीं बेचे जा सकते? अच्छा ठीक है, ये मुझे दिस इज माय क्वेश्चन। मतलब अगर पॉलिटिशियंस को गिरफ्तार किया जा सकता है, उनकी प्रॉपर्टी को किया जा सकता है, तो एक ऐसे आदमी का क्यों नहीं पूछा जा सकता कि उसका फैसला गलत था और उसका नुकसान पहुंचा? रिको डिक अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, तो कौन पैसे देगा उसके नुकसान के? Why should I pay from my taxes? Why should I pay? नहीं, I'm asking you. I'm giving you the reason कि हमारे मुल्क में ये फैसला हो चुका था सम स्टेज मेंटली, अब नहीं रहा कि जी जज जो है मुकद्दस गाय हैं, इनके ऊपर हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो आप समझते हैं कि वो जो बात आप कर रहे थे इंडिया के साथ, ये वन ऑफ द रीजन थी कि यहाँ पे चल पड़ी? क्योंकि इस पे रिएक्शन हुआ। मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने जो फैसला किया, एक मौका मिल गया सबको, अपोजिशन को इकट्ठे हो जाएं वकला के साथ। तो ये बिल्कुल, अगर आप तारीख जब लिखी जाएगी, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट कि दिस विल बी वन ऑफ द फैक्टर्स, ऑल्दो आई डोंट होल्ड इफ्तिखार चौधरी रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली फॉर दैट, आई होल्ड हिम फॉर रिको डिक एंड फॉर स्टील मिल, जिसमें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। लेकिन आपने जो उसका मैंने बुक में लिखा है रीजंस, और आपने 2 and 2 4 कर दिया है कि व्हाई शुड ही नॉट बी ब्लेम्ड, तो ठीक है, हम अग्री कर लेते हैं। किसी साहब, क्या मनमोहन सिंह मुशर्रफ के 4 नुकात पर मुत्फिक हो गए थे, तो फिर मुआहदा क्यों नहीं हुआ? आगरा के जो आखिरी लम्हात हैं उसमें ये फैसला क्यों नहीं हुआ? जो अग्रीमेंट हुआ है मनमोहन सिंह साहब के साथ, वो ये था कि जिसको आप 4 पॉइंट कह रहे हैं, आप हैरान होंगे कि अगर मेरी किताब देखें तो 4 पॉइंट का जिक्र ही कोई नहीं। बल्कि एक मीटिंग में मैं था तो मनीष शंकर आयर जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ा गिला किया, ओ यार मैं तो, मेरा गला थक गया है 4 पॉइंट की बात करते हुए, तुम्हारी किताब में तो जिक्र ही नहीं 4 पॉइंट का। क्योंकि असल में 12, 13, 14 जितने मर्जी पॉइंट, सर 4 पॉइंट दिए मुशर्रफ ने। बता रहा हूँ ना जी, बता रहा हूँ। मैं क्योंकि हैंडल कर रहा था, मैंने उनको 12 पॉइंट का। प्रेसिडेंट मुशर्रफ क्योंकि प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 4 का, और वो 4 ही मनमोहन सिंह साहब ने रिपीट कर दिया। वो 4 मेन पॉइंट्स थे, लेकिन उससे जो 12 पॉइंट्स हैं, क्या करते हैं वो? इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीरियों के जो बुनियादी मकासद थे उनको कंसिडरेशन में लाए। इसलिए अगली दफ़ा जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कश्मीर फ्रेमवर्क ब्रैकेट में 4 पॉइंट, क्योंकि और इन्वर्टेड कॉमर्स 4 पॉइंट फॉर्मूला कोई नहीं है वो। लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कहा दुनिया से 4 पॉइंट ही जानती है, लेकिन जो मैं अपनी एक किताब लिख रहा हूँ वो तो इसी इशू पर होगा कि क्या हम एशियन सेंचुरी मिस कर जाएंगे। उसमें मैं ये भी लिखूंगा कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? प्रॉब्लम आ रहा है कुछ और है, ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं हुई। देखिए, जब मैं आपको ग्राउंड रियलिटी चेंज हुई नहीं हुई, 370 जी मैं रोज मिलता हूँ इंडिया। यार हर तीसरे मेरी ट्रैक 2 पे नाम नहीं लूंगा, उस ट्रैक का ना जंगल का नाम लूंगा, कॉन्फिडेंशियल है। सीनियर रिटायर्ड इंडियन जनरल्स, सीनियर मिनिस्टर्स, सीनियर डिप्लोमेट्स, हम मिलते हैं। अगली मेरी मीटिंग 1-2 महीने के अंदर ही है, 3 महीने पहले भी हो चुकी है। आप हैरान होंगे, अभी भी हमारी 4 पॉइंट्स पे ही बात होती, जो हम ट्रैक 2 पे बात। क्यों? इसकी वजह मैं कहता हूँ कि हालात जैसे आपने कहा बदल गए। मैंने बदल क्या गए? तुमने कर दिया पार्लियामेंट में 370, हमारी पार्लियामेंट कह दे तुम्हारा हिस्सा कश्मीर का हमारा हिस्सा है, तो उससे क्या फर्क है? इट्स एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट। नंबर 2, मोर देन दैट, अगर तो कश्मीरी रेकनसाइल कर गए होते इंडियन पोजीशन से, और वो कहते हैं हम बड़े अच्छे भारतीय हैं, हम भारत के फ्लैग को सलूट करते हैं, और वहाँ तो ब्लैक डे होता जिस दिन भारत की वो है, तो ये इशू डेड नहीं है, ये चलता जाएगा। सिर्फ बदनसीबी है कि बाइडन ने जो प्रोग्राम दिया था 8 महीने साल पहले, यही था, ये जो अब तो उससे भी ट्रंप आगे निकल गया, यही था जिसको अभी जो सीज फायर हुई है उसमें 30,000 फ़लस्तीनी और मारे गए, या कुछ और कश्मीरी सफ़र करेंगे। कश्मीर का हल वही है
मिनिमल जो हमने लिख दिया, और इसीलिए मैंने किताब लिखी थी। मैंने प्रेसिडेंट मुशर्रफ को भी कहा था कि हमारा वर्क क्या मिनिमल है। जो मैंने उसमें लिखा है कि नंबर 1, बड़ी जंगें हो गई ना, इंडिया हमसे कश्मीर ले सका ना हम इंडिया से ले सके जो उनके कब्जे में है, तो अब जंग से तो इसका हल नहीं। नंबर 2, वो भी न्यूक्लियर पावर है, हम भी न्यूक्लियर पावर है, उनके पास सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स हैं, हमारे पास भी। फर्स्ट स्ट्राइक किसके पास है? फर्स्ट स्ट्राइक पागल के पास है। तो इसलिए क्योंकि फर्स्ट स्ट्राइक तो ये है कि दूसरी में आपका असम्पशन ये है कि फर्स्ट स्ट्राइक होगी तो बच जाएगा। आज मैं आपको एक बात बता दूं, फर्स्ट स्ट्राइक करके बचेगा कोई नहीं। क्यों? कि अब जो है उसे ट्राइएड कहते हैं। अब जो हमारे पास है, हम हवा से भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नेवी से भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम सबमरीन से भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर कोई खुदा ना खास्ता कहीं पागल दोनों मुल्कों में से एक किसी शहर को तबाह करेगा तो दूसरे का शहर अंडर नेवी से तबाह हो जाएगा। तो इसलिए छोड़ दें, बच ही नहीं सकता कोई। अभी पाकिस्तान और आर्मी और इंडिया का मुकाबला कब हुआ? लेटेस्ट हुआ है जब एरियल फाइट हुई है, जब उन्होंने बालाकोट वाला। मेरे वर्ड्स ना लें, मैं रोज के कम से कम दुनिया के 16 आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, अमेरिका, बरतानिया, हिंदुस्तान, मिडिल ईस्ट। मैं इंडियंस को कोट करूंगा। इंडियंस कह रहे हैं पाकिस्तान हैड द बेटर ऑफ इंडिया। शेखर गुप्ता ने लिखा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स हैड द बेटर ऑफ, फिर हिंदुस्तानियों ने बहाना करने किया, ओहो नहीं उनका तो F-16 हमारे फलां, हमने उनका F-16 गिरा दिया। अमेरिका को बड़ी आग लग गई कि F-16 कैसे गिर गया, उन्होंने आके गिन लिए, उनका F-16 तो गिरा ही कोई नहीं। इस बालाकोट के वाक़े के बाद ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के दरमियान क्या बात हुई? नहीं, वो तो हमारी यही हो रही है कि पाकिस्तान इंडिया नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, मुझे तरीका तो बताओ, वो क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं? जवाब एक है, जितनी देर इस वक्त नरेंद्र मोदी साहब हैं उनको वोट मिलता है मुसलमानों को गाली देने पे और पाकिस्तान को गाली देने पे, और पिछले दफ़ा माशाल्लाह उन्होंने कहा यह काफ़ी नहीं, तो उन्होंने बांग्लादेशियों को भी बीजेपी ने गाली देनी शुरू की और कहा कि ये तो टर्माइट्स हैं, दीमक हैं। उसका नतीजा आपने देख लिया कि दीमक जिनको कह रहे थे उन्होंने थप्पड़ मार के उनको बाहर निकाल दिया। क्योंकि आप अगर इस तरह बिहेव करेंगे अपने नेबर्स के साथ तो जो ये बीजेपी जो पॉलिसी है ये कामयाब नहीं होगी। कुछ ग्राउंड रियलिटी बदल नहीं सकती। बीजेपी के सामने 2 ऑप्शंस हैं, इलेक्शन तो वो जीत चुके, अब अगर वो बाज ना आए तो उनको कोई एडवांटेज नहीं है, तो या वेट करें कि वो हार जाएं और कोई और पार्टी आ जाए, नुकसान ही नुकसान है, या उनको ये ख्याल आ जाए मोदी साहब को कि यार अब मैंने जो मिल्क करना था ना मैक्सिमम कर लिया है। सर, क्या आपके इल्म में है कि आगरा की मीटिंग के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने मुशर्रफ के बारे में किसी मौका पे कहा he does not have the sense of history? मौका तो 36,000 है, मौका घड़ा भी जिया जा सकता है। कहा वो होता है जो डंक की चोट पे कहा जाए, जो रिकॉर्ड हो जाए। अपनी बीवी को मैं कह दूं जाके, या अपने किसी जाके मुलाजिम को बता दूं, ना तो किसी में किताब में आया, ना जसवंत सिंह ने ये लिखा, ना लिखा इन्होंने अब्दुल सत्तार ने, ना लिखा सरताज अजीज़ ने। तो जब एक चीज़ है ही नहीं मुसद्दका तो मैं कमेंट क्या करूँ उस पर? कसूरी साहब, दुनिया की बड़ी ताकतें क्यों कर नहीं चाहती कि इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर का मामला हल हो जाए? हम देखते हैं कि ईस्ट तैमूर जो है वो इसी सदी के अंदर एक फ़ैसला हुआ, एक रियासत को बनाया गया, उसको तस्लीम किया गया। तो कश्मीर के मामले में ये रवैया, मैं कंस्पिरेसी थ्योरी में तो बिलीव ही नहीं करता। और मुझे तो मुबारकें आ रही थी, मुझे डायरेक्ट फ़ोन आया कॉलिन पॉल के और कॉन्डोलीज़ा राइस के कि मुबारक हो, आप हल के करीब पहुंच रहे हैं। इंडिया में भी उन्होंने मुबारकें दी हैं, तो मैं कैसे मान जाऊं ये कि जी ये नहीं चाहते थे। बात यह है, एक ऐसी चीज़ है कि यू आर बोर्न अंडर स्टार्स। जिस तरीके से पाकिस्तान इंडिया बने, और उस वक्त जो पहला इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था उन्होंने इंडिया के लिए बहुत अच्छे काम किए, लेकिन क्योंकि वो कश्मीरी थे, कश्मीर के मामले में सरदार पटेल की उनसे बेहतर सोच थी। सरदार पटेल समझते थे कश्मीर से उनको कोई ख़ास लगाव नहीं था। उन्होंने कहा था हैदराबाद और इसकी सेटलमेंट हो जाए, हैदराबाद जो है वो मिल जाए
इंडिया को, कश्मीर हमें मिल जाए। उन्हें कोई पंडित नेहरू को एतराज़ था, और हमारे यहाँ भी हमारी जो लीडरशिप है, मैं तो उस बच्चा था, मेरा ख्याल है उनको भी इससे कोई खुशी नहीं थी। अगर हो जाता तो अच्छा होता, ये नहीं कि कोई बीच में पड़ गया कि इसको रोका जाए। फॉर मैनी ईयर्स यूनाइटेड स्टेट्स तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था यूनाइटेड नेशन में। ये लोग अपने मफाद को सपोर्ट करते। क्या आप मिस्टर प्रेम शंकर झा के इस मौक़िफ़ की हमायत करते हैं कि कश्मीर में हाकमियत का एक ऐसा खाका तरतीब दिया जाएगा जो दोनों ममालिक के लिए काबिल कबूल होगा? हाँ, बिल्कुल, हाल ही वो होगा। 2005 में इसराइल के हवाले से आपका बयान है, इस्लामाबाद इसराइल को तब ही तस्लीम करेगा जब फ़लस्तीनी यहूदी रियासत के साथ समझौता कर लेंगे। आज अगर आपसे ये सवाल किया जाए तो आपका मौक़िफ़ क्या हो? एक मेरी आदत है खुशकिस्मती से, इसलिए अभी तक टीवी वाले दिखा नहीं सके। एक तस्वीर में मैं कुछ कह रहा हूँ, दूसरी मैं कुछ कह रहा हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ। अल जज़ीरा मैंने जो उस वक्त कहा है, 2 सितंबर 2005, मैंने जो उस वक्त कहा है, मैं आज कह रहा हूँ। आप मेरी किताब पढ़ के हैं, मैंने तो नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने चेंज नहीं किया। मैंने वो किस वक्त कहा, जब मेरे साथ इजराइल का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर खड़ा हुआ था, मैंने उसका सामने कहा था, उसका चेहरा गिर गया था। उसको ये इम्प्रेशन था कि जी शायद पाकिस्तान इजराइल को रिकग्नाइज। जब मैं जा रहा था ना, तो अखबार आया था इजराइल में, सुपर पावर, मुस्लिम सुपर पावर फॉरेन मिनिस्टर मीट्स इजरायली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो बहुत कीन थे पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइज करने में, क्योंकि दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर है, और उनको ये भी पता था कि हमारी मिसाइल्स की रेंज कहाँ तक है। उस वक्त वहाँ इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। तो आप कहते हैं आज भी इस्लामाबाद इसराइल को तभी तस्लीम करेगा जब फ़लस्तीनी यहूदी रियासत के साथ समझौता कर लेंगे, जबकि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर ए फॉरेन मिनिस्टर। अमेरिका के साथ 2 एयर बेस देने का मुआहदा हुआ था, इनमें शमसी एयर बेस और जैकबाबाद बेस शामिल है। क्या उस मुआहदे पर उन्होंने पूरा अमल दरामद किया? मुझे इसका कुछ इल्म नहीं, ऐसे कि जी मुझे पता है। मैंने कहा ना, नीड टू नो बेसिस पे होता है। मैं फॉरेन मिनिस्टर था, मैं कोई एसआई का हेड नहीं था, और मुझे सिर्फ जो फॉरेन पॉलिसी का ब्रीफ कश्मीर अफगानिस्तान, इस पे कोई ब्रीफ नहीं आया? नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या कब हुआ और कैसे हुआ, हुआ भी या नहीं, ये भी नहीं पता। ये तो कोई आईएसआई का चीफ लिखेगा जब किताब। आपने 2008 में एक प्रोग्राम में कहा कि मुल्क की खारजा पॉलिसी पर उस मुल्क के अंदरूनी हालात का गहरा असर पड़ता है। आपके बयान को देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात तो ज़्यादातर अच्छे नहीं रहे, तो इसका मतलब हम ये समझें कि खारजा पॉलिसी भी अच्छी नहीं रही? देखिए, बरतानिया के बड़े मशहूर वज़ीर आज़म थे विलियम ग्लैडस्टोन, 4 दफ़ा वज़ीर आज़म बने। उनसे किसी ने पूछा था फॉरेन पॉलिसी में कामयाबी का राज, उन्होंने कहा गुड गवर्नेंस एट होम। ये कोई डाउट ही नहीं कि जिस मुल्क में 10 तो गरेबां हैं, बात नहीं करना चाहते सियासी लीडर, शक्ल नहीं देखना चाहते, दुश्मन है, वजह यह कमज़ोरी है। हम जमहूरियत में का जो बेसिक आंसर है वो है टॉलरेंस। मैं आपको बताऊं, हमने सब चीज़ें वो अडॉप्ट कर ली जो देखने में एक जमहूरी लगती हैं। हमारी सोच जमहूरी नहीं, सोच हमारी ट्राइबल है, हमारी मोनार्किकल सोच है। जैसे होता है ना, इसका बेटा फलां ये वो, हमारे यहाँ मोनार्किकल सोच। हम बर्दाश्त। तो अब मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी और ये बच्चे जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, इनकी सोच भी मुख्तलिफ है, इनकी वो सोच नहीं होगी, हमारी जो है टॉलरेंस ही नहीं। तो जब आप जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत क्या है कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल हमने अडॉप्ट कर लिया, और क्या होता है, पहला काम होता है मुकदमे एक दूसरे के ऊपर करते हैं, झूठे मुकदमे करके जेलों में डाल देते हैं। हर एक ने यह किया।